बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 21 जून मंगल का दिन, साल 2022, सुबह का वक्त, नई सुबह, नया प्रोग्राम, खूबसूरत सुबह, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे जी। तो नाजरीन, सुबह के प्रोग्राम में हमेशा की तरह हम घूम रहे हैं तारीख़ हिंदुस्तान में। पहला और मेन सेगमेंट हमारा यही हुआ करता, और हम पहुँचे हुए हैं 16वीं सदी के वस्त में, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुग़ल बादशाहों की हुकूमत कायम हो चुकी है और तीसरा मुग़ल बादशाह यानी जलालुद्दीन अकबर हुकूमत कर रहा है। इसका दौरे हुकूमत 1556 से शुरू हुआ। फिर से नोट फरमा लें, 1556 ता 1605। ये तकरीबन 50 साल इसने हुकूमत की है हिंदुस्तान के ऊपर। इसकी फतूहात की बात मैं कर रहा हूँ। इसकी पिछली प्रोग्राम में भी मैंने आपको कुछ हिस्ट्री गिनवाई थी कि इसकी सारी ज़िंदगी जंगो जदल में गुजरी। कई लड़ाइयों में, कई जंगों में से शिकस्त व रेख्त का सामना भी करना पड़ा, मगर ज़्यादातर लड़ाइयों में अल्लाह ने इसे फतह से नवाजा, कामयाबी इसके हिस्से में आई। कुछ तो पिछली प्रोग्राम में मैंने आपको काफ़ी गिनवा दी थी। बाकी की जंगें, उनका रिजल्ट मुख्तसर सा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, और फिर एंड में बताऊंगा कि इसने कुल कितने एरिया पर हुकूमत की। आज का इतना ही काफ़ी है जी। तो 1600 ये पहले इसका अरसा नोट फरमा लें। अब 1590 का सन है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इससे पहले क्या हुआ था। 1590 में अकबर ने मुल्तान के गवर्नर अब्दुर्रहीम खाना गवर्नर मुल्तान अब्दुर्रहीम खाना, ये बहुत मशहूर आदमी है। खाना ये गवर्नर था, ये मुल्तान का। इसको हुक्म मिला कि तुम ठट्ठा को तस्खीर करो, फतह करो। तो इसने जनवरी में इसने इसी साल की जनवरी में सिंध के हुक्मरान मिर्जा जानी बेग तुर्कमान, उस वक्त सिंध का था मिर्जा जानी बेग, ये सिंध का हुक्मरान था। मिर्जा जानी बेग तुर्कमान को शिकस्त दी और जनूबी सिंध का तमाम इलाका फतह कर लिया। इसके बाद क्या हुआ कि 1591 यानी अगले साल बिहार के गवर्नर को, अब अगला साल ले लें, 90 की बजाय 91 ले लें, बिहार के गवर्नर को हुक्म हुआ कि तुम अपने इर्द गिर्द देखो कौन सा इलाका काबिल फतह है। 1591 में गवर्नर राजा मान सिंह को उड़ीसा पर फौज कशी का हुक्म दिया गया। राजा मान सिंह को, जो बिहार का गवर्नर था, राजा मान सिंह, इसको हुक्म मिला जी चढ़ाई कर दो। कहाँ? उड़ीसा पर। बहुत बड़ी रियासत थी हिंदुस्तान में उड़ीसा। कब? 1591 में। 1591 में से हुक्म मिलता है किसे? राजा मान सिंह को, कि तुम उड़ीसा पर फौज कशी कर दो। इसको 1591 में ये ऑर्डर मिला, ये नोट फरमाएं। और वहां का जो गवर्नर था, जो हुक्मरान था, उसका नाम था कतलू खान तोहानी। उड़ीसा का गवर्नर था कतलू खान तोहानी। ये साहब थे उड़ीसा के गवर्नर, हुक्मरान। अब मान सिंह को हुक्म मिला अकबर की तरफ से, मरकज की तरफ से, दिल्ली की तरफ से, कि तुम उड़ीसा पर चढ़ाई कर दो। हुक्म की तामील करना थी, हुक्म मानना था इसने।
माना और इसने उड़ीसा पर फौज कशी कर दी। उसका नतीजा क्या हुआ कि वहां पर ये मुगल फौज के पहुंचने से पहले ही वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। और कहा जाता है, बाज़ किताबों में लिखा है, ये फौत हो गया। कौन? ये कतलू खान, उड़ीसा का हुक्मरान, फौज के पहुंचने, मुगल फौज के पहुंचने से पहले ही वफात पा गया। और इसका जो बेटा, नौजवान बेटा था, वो बैठ गया तख्त पे इसकी जगह पे, और उसने अतात कर ली। फौज वहां पे पहुंची और उसने अतात का अंदिया दे दिया कि मैं मुगलिया सल्तनत का, तख्ते दिल्ली का मुहतात और मातहत रहूंगा और टैक्स अदा किया करूंगा। इसने अपनी जान छुड़ाई। लेकिन 2 साल बाद क्या हुआ कि इसी बच्चे ने, नौजवान ने बगावत का ऐलान कर दिया, अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया कि मैं क्यों टैक्स दूं जी तख्ते दिल्ली को। अब फिर से मुगल फौज को एक दफ़ा उड़ीसा की तरफ जाना पड़ा और वहाँ भी हर चीज़ इन्होंने तहोबाला कर दी और उस लड़के को कैद करके बंगाल के कैद खाने में, जेल में, कले में बंद कर दिया गया और इसकी तमाम मुकामी फौज को ज़बह करके उड़ीसा पर कब्जा कर लिया। और यूं मुगलिया सल्तनत की हदूद और भी बढ़ गई अकबर के ज़माने में। ये बात हो रही थी 1591 की जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1592 में अकबर ने शिमाली हिंद फतह करने के लिए इरादा किया। 1592 में, 91 हटाएं, यहाँ पे 92 लिखें, शिमाली हिंदुस्तान यानी पहाड़ों की तरफ चढ़ाई की और वहां पे हर किस्म की फतूहात आसानी से समेट ली 1592 में। अब जो था अकबर बादशाह, इसकी नजर थी असल में दक्कनी हिंदुस्तान पर। तो 1593 में इसने क्या किया कि दक्कनी हिंदुस्तान पे फौज कशी का इरादा कर लिया और इस मुहिम पर इसने फौज भेजी। और इसके 2 कमांडर थे, शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खाने खाना। अकबर का बेटा था शहजादा मुराद और फिर दूसरा वही अब्दुल रहीम खाने खाना। ये 2 कमांडर थे फौज के। अच्छा, इनकी आपस में ना बनी, वहां जाकर लड़ाई करने की बजाय ये आपसी इख्तलाफात का शिकार हो गए। इन्होंने जाकर बीजापुर का मुहासरा तो किया। बीजापुर दक्कन में है ना, मैं आपको बता चुका हूं पिछली किस्तों में। इन दोनों ने जाकर मुगल फौज के साथ बीजापुर की सल्तनत का मुहासरा किया। इसको काफी दिनों तक घेरे में लिए रखा और इसकी जो हुक्मरान थी ना, वो एक औरत थी जिसे चांद बीबी कहा जाता। चांद बीबी ने काफी डटकर लड़ाई की और मुगल फौज को ढेर सारा नुकसान पहुंचाया। उस औरत ने डटकर मुकाबला किया उसने मुगल फौज का। अपनी थोड़ी सी फौज, कमजोर फौज होने के बावजूद चांद बीबी ने, जो बीजापुर की हुक्मरान थी, उसने गुलामी मानने की बजाय मरने को प्रेफर किया, बेहतर समझा और उसने मुगल फौजों का डटकर मुकाबला किया। कई दिन इन्होंने नुकसान पहुंचाया, अफगान फौज का काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ और फिर मजबूरन इन दोनों को उनसे सुलह करना पड़ी, बीजापुर वालों से। उनके साथ सुलह की और सिर्फ ये कहा कि आप तख्त छोड़ दें चांद बीबी से, शर्त मनवाई, और हमारे मतलब का गवर्नर और हुक्मरान मुकर्रर कर दें, आप आज़ाद ही रहेंगे। इस शर्त पर सुलह हो गई जी। कब? 1592 में। अब अगले साल की तरफ चलते हैं, नोट फरमाएं 1593 में क्या हुआ, ये साल नोट फरमाएं। 1593 में कुछ ना अमन अमान की सूरत हाल रही।
लेकिन उसके बाद 1594 में अजीब सा वाकयात पेश आया कि बुरहानुल मुल्क जो था वो छोटे बेटे बहादुर निजाम शाह के साथ उसकी ना बन पड़ी और बरार का इलाका जो था वो छिन गया मुगल फौज से। 1595 में अकबर ने मासूम को बलूचिस्तान फतह करने भेजा। 1595 में अकबर साहब ने मासूम शाह को, ये साहब थे कमांडर, इनको ये टास्क मिला कि तुमने बलूचिस्तान पर हमला करना है, उसे फतह करना है। इसने हुक्म की तामील की और इसने बलूचिस्तान पर हमला कर दिया और दो बड़े इलाके सिब्बी और मकरान, बलूचिस्तान के दो बड़े मकामात जहां आबादी थी उन्हें ही फतह करना था ना, वो थे सिब्बी और मकरान। ये दो इलाके फतह किए और पूरा बलूचिस्तान अपने जेरे असर ले आए। उससे आगे जाके क्या होता है जी, 95 में ये वाकया हुआ जी। उसके बाद जो उस वक्त कंधार की सूरत हाल थी वो ईरानियों के कब्जे में था। कंधार यानी अफगानिस्तान का जो अक्सर मोटा मोटा एरिया था वो ईरानियों के कब्जे में था। बाबर ने उसे भी छुड़ाया इसी साल में 1593 में, ईरानियों को भी वहां से भगा दिया अफगानिस्तान से। इतना मजबूत कारीगर आदमी था। 1593 में बलूचिस्तान के साथ कंधार का कब्जा भी लिया और ईरानियों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ने मुगल हुकूमत को तस्लीम कर लिया और बदले में जागीर ले ली। वहां का जो ईरानी हुक्मरान था उसने थोड़ी सी जंग के बाद उसको समझ आ गई कि हम जीतने वाले नहीं, उसने हुक्मरान मान लिया दिल्ली को और उसके बदले में खुद जागीर लेकर अपना मुल्क बेचकर सुख और सुकून की बांसुरी बजाने लगा। कौन? वहां का कंधार का गवर्नर, हुक्मरान जो था कंधार का, उसने ये कारनामा सर अंजाम दिया। नाम था उसका मुजफ्फर हुसैन मिर्जा जी। 1597 में अहमदनगर, वही दक्कन की तरफ फिर गए। कब? 1597 में। 1597 में क्या हुआ कि अहमदनगर पर चढ़ाई का सोचा। अहमदनगर दक्कनी हिंदुस्तान में है, मैं आपको बता चुका हूं। दक्कनी हिंदुस्तान में 95 में वहां पे अकबर साहब ने हमले का उसकी सरकशी को कुचलने का हुक्म दिया और उसमें भी कामयाब रहा। 1599 में अकबर ने खान देश के नए हुक्मरान मीरा बहादुर शाह को 1598 में क्या हुआ कि मीरा बहादुर शाह, ये साहब थे जी जिनको शिकस्त दी। मीरा बहादुर शाह को इसको शिकस्त देने के बाद बुरहान का इलाका फतह कर लिया। इसके बाद जनवरी 1600 में अमीर गोठ, सन 1600 ईस्वी में अमीर गोठ का इलाका जो बड़ा मशहूर मारूफ था, ये फतह समेटी 1500 ना बल्कि 1600 पूरे में ये इलाका फतह किया। अमीर गोठ का कला था। अमीर गोठ का इलाका फतह करने से ये हुआ कि अकबर और मुगल बादशाह और फौज के हाथ एक बहुत मजबूत और बेहतरीन कला हाथ लग गया जो यहाँ पे था अमीर गोठ में। वो कला मिलने से इनकी न सिर्फ फौज मजबूत हुई बल्कि इनका दिफा बड़ा मजबूत हो गया। किसका? मुगल फौज का। और यूं 1600 तक
इसके 4 साल बाद फिर इसके जो बाकी की उम्र थी वो अलालत में गुजरी अकबर की, और बिल आखिर ये 1605 को वफात पा गया। लेकिन इसकी फतूहात की बात कर रहे हैं। कहा जाता है, तारीख दान मानते हैं, दिलो जान से तस्लीम करते हैं और मुत्तफिक हैं कि ये हिंदुस्तान में जितनी बड़ी सल्तनत इसकी थी, हिंदुस्तान के जितने बड़े इलाके पर अकबर ने हुक्मरानी की है, ये दूसरे नंबर तक पर था पूरी तारीख में हिंदुस्तान की। पहले नंबर पर था अलाउद्दीन खिलजी। मैं आपको लिख के दिखा दूं, जिसने सबसे ज्यादा इलाके पर हुकूमत की। पहले नंबर पे आता है अलाउद्दीन खिलजी। ये रहा जी, ये साहब हैं अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ पिछली किस्तों में, बहुत पिछली किस्तों में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसने सबसे ज्यादा एरिया हिंदुस्तान का फतह किया था। इसे ये एजाज हासिल है आज तक, अब तक यानी अकबर तक। लेकिन अकबर दूसरा बादशाह था, जलालुद्दीन अकबर दूसरे नंबर पर रहा जी, इसी कुलिये के हिसाब से कि इसने फतूहात का सिलसिला समेटते हुए हिंदुस्तान के बहुत बड़े इलाके पर न सिर्फ कब्जा किया बल्कि कामयाबी से हुकूमत भी की। इससे पहले सिर्फ ये कारनामा अलाउद्दीन खिलजी के नाम था, लेकिन इसके बाद अकबर ने कमाल कर दिया इस मामले में। मैंने मुख्तसर करके, इंतहाई मुख्तसर करके जंगों के हालात व वाक़यात आपको नहीं बताए, सिर्फ ये बताया कि किस सन में कहाँ पे चढ़ाई की और वहाँ पे हुआ क्या, उसे फतह कर लिया या शिकस्त खाई। ये मैं आपको सिर्फ इतनी बात बताई है, और वो भी ईयर वाइज, साल बा साल। 2 लाइनों में ख़त्म कर दिया है मैंने साल को, जंगी हवाले से। इसलिए कि हमने बड़ा कुछ अभी अकबर के बारे में पढ़ना है, इसके दीन के हवाले से, इसके 9 रत्नों के हवाले से। दीन जो इसने नया इजाद किया, इस्लाम को पीछे छोड़कर दीने इलाही राइज किया, अपना बनाया हुआ दीन मज़हब राइज कर दिया। उसके बारे में, उसके खद्दो खाल के बारे में बात करनी है, इसके 9 रत्नों के बारे में बात करनी है, और इसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी हमने डिस्कशन करनी है। काफ़ी लंबा और वक्त ज़्यादा हमें दरकार है, इसलिए मैंने मुख्तसर तरीन करके 2 लाइनों में आपको 1 साल का अहवाल बता दिया। तो आज के प्रोग्राम का पहला सेगमेंट यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसकी जंगी जो फतूहात हैं वो मैंने आपको 2 दिनों में गिनवा दी हैं, सिर्फ गिनवाई हैं। अगर उनकी तफसील में जाऊंगा जंगों की, तो वो बहुत बड़ा अरसा हमें दरकार होगा। एक जंग में कई वाक़यात हुए, और हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम मुतहम्मल नहीं हो सकता। इसका दामन इतना वसी नहीं होता, इसका टाइम अनलिमिटेड नहीं होता। ये वजह है कि हमें इसी तरह से मुख्तसर सा जायज़ा लेना है, जिसे कहते हैं बर्ड आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू, तायराना जायज़ा। यानी उड़ता हुआ परिंदा जब नीचे देखता है यूं यूं, तो उसे कहते हैं भी सरसरी देखना। हमने सरसरी तौर पर इसकी जंगों को देख लिया है, 2 दिन में इसकी फतूहात को समेट दिया है। प्रोग्राम का अगला सेगमेंट हुआ करता है आज का लफ्ज़। आज का लफ्ज़ आपकी खिदमत में ये पेश है, पेशे खिदमत है। ये लफ्ज़ पढ़े, क्या लिखा है जी? ये मैंने लिखा है बहादुर। सबको पता है, सब ने सुना है, पढ़ा है ये लफ्ज़। बहादुर का मतलब क्या होता है? बहादुर का मतलब होता है निडर, दलेर, शेर दिल, बिला खौफ खतर वाला आदमी, उसे बहादुर कहा जाता है। ये मैं आप इसके बारे में बताऊं कि ये आगाज़ में, शुरू में जब फारसी से, हाँ ये नोट फरमाएं कि ये फारसी के अल्फाज हैं, और ये बहादुर एक लफ्ज़ फारसी के 2 अल्फाज जोड़कर जमा करके मुरक्कब बनाकर बहादुर का लफ्ज़ अब तक हमारे पास पहुंचा है। और इसके 2 अल्फाज कौन से थे? बहाए
और दुर, ये दो अल्फाज थे जी। बहाए दुर फारसी के अल्फाज, बहाए दुर। अब बहाए का मतलब है खूबसूरत और दुर का मतलब है मोती। बहाए दुर क्या मतलब क्या हुआ? खूबसूरत मोती। शुरू शुरू में जब ये लफ्ज इजाद हुआ, उर्दू में जब तशरीफ लाया, तो इसका मतलब हुआ करता था खूबसूरत मोती, और अब ये इसका मतलब बन गया है दलेर, निडर, जवान मर्द आदमी। नोट फरमा लिया होगा आपने। जैसे एक लफ्ज है, हमारे एक बहुत बड़े शहर का नाम है मंडी बहाउद्दीन, आपने सुना होगा। वो इस तरह से लिखा होता है, ये लिखना गलत है। बहाउद्दीन इस तरह से नहीं लिखना चाहिए। ये वाओ इसमें ना लिखें, कभी ना लिखें। ये वही लिखना पड़ेगा आपको हमजा के साथ। हमजा के ऊपर पेश लगाएं, ये बहाउद्दीन ठीक है। बहाउद्दीन एक बहुत बड़े बुजुर्ग का भी नाम है जो मुल्तान में दफन है, आपने सुना होगा बहाउद्दीन। तो फिर बहा का मतलब हुआ खूबसूरत या खूबसूरती, और दीन का मतलब मजहब, यानी दीन की खूबसूरती। बहाउद्दीन का मतलब हुआ दीन की खूबसूरती। इस नाम का, बहाउद्दीन का, ये मतलब है। ये था जी आज के प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट। तीसरा और आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा की तरह वो हुआ करता है आज की बात। जी, तो आज की बात क्या शेयर करूं आपसे? आज की बात पे मेरे प्यारे भाइयों ये है कि कुछ आपने दुनिया में महसूस किया होगा, इस जिंदगी में, अपनी जिंदगी में, कि कुछ लोग आपको छोड़कर जाने में खुशी महसूस करते हैं। ऐसा ही है ना कि आपको छोड़कर चले जाना, इसमें खुश होते हैं, और कुछ लोग आपको पाकर, आपको हासिल करके खुश होते हैं। सो परेशानी किस बात की, अफसोस किस बात का? हकीकत तो ये है कि छोड़कर जाने वालों के लिए भी और हासिल करने वालों के लिए भी खुशी का महवर मरकज आपकी जात हुआ करती है। वो छोड़कर खुश होते हैं, ये पाकर खुश होते हैं, तो फिर खुशी तो आपसे जुड़ी हुई हुई ना, आपकी जात से जुड़ी हुई खुशी है। इसलिए जाने वालों को वास्ता नहीं देना चाहिए, बल्कि रास्ता देना चाहिए, और नेक दुआओं के साथ रुखसत किया करें, और आने वालों को वेलकम कहा करें, अपनी ज़िंदगी में खुश आमदीद करें। यही ज़्यादा बेहतर नुस्खा है मेरे ख्याल से। बहरहाल मैंने कुछ अर्ज़ करना था, कर दिया। अब इसका सोचना, इसके बारे में, इसका नतीजा अखज़ करना, ये आपके अपने हाथ में है। इसके साथ अपने मेज़बान को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुशियाँ तकसीम करें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, खुश रखें, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखा करें। रब रखा और पाकिस्तान जिंदाबाद।